अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये मुझे नहीं पता चला था इतनी जल्दी। अच्छा, कौन सा चैप्टर था? 15। और लेक्चर कौन सा है? 58। कैफ 6। कैफ 10 भी होना चाहिए, फंक्शनल उर्दू। अच्छा, चलो यार, आजो इस चैप्टर पे। जो पेंडिंग है इस चैप्टर के, आई नो। रिटर्न्स हमने सिर्फ पढ़ा है, असेसमेंट्स अपील्स हमने नहीं पढ़ा। रिटर्न ऑफ इनकम किस किस ने जमा करानी है, पॉइंट 1 में कवर हो रहा है। पॉइंट 2 में पहली दफा रिटर्न जमा कराने के लिए क्या चाहिए, यानी रिक्वायरमेंट्स फॉर फाइलिंग अ रिटर्न। क्या रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली फाइल की जा सकती है? कमिश्नर किसी से 12 महीने से कम की रिटर्न मांग सकता है। पॉइंट 3, अगर किसी बंदे ने रिटर्न जमा नहीं कराई तो कमिश्नर उससे रिटर्न मांग सकता है। हाँ, कुछ लोगों से 5 साल की पुरानी, कुछ लोगों से 10 साल की पुरानी, उन्होंने 30 दिन में फिर जमा करवानी है। कौन सा है आगे? पॉइंट 6, रिटर्न रिवाइज नहीं, तो वो कवर हो गया ना। 4 5 इकट्ठा है, 30 दिन में जमा करानी है उसने। अच्छा, 6, क्या एक बंदा रिटर्न रिवाइज कर सकता है अगर कुछ शराइत पूरी कर दे? 7 तो वो 6 से तो छुड़वाया हुआ है। 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन 4 वजूहात की वजह से रिटर्न जमा नहीं करानी। सेक्शन 115, वेल स्टेटमेंट हर बंदे ने जमा करानी है जो रिटर्न जमा करवाता है, और पार्टनरशिप के मेंबर्स ने जमा करवानी है, और हर उस बंदे ने जमा करानी है जिससे कमिश्नर डिमांड करे, और उसके कंटेंट्स वेल स्टेटमेंट के ये हैं। अगर सवाल आ जाए पर्टिकुलर्स या कंटेंट्स ऑफ वेल स्टेटमेंट तो वो ये हैं, ये 4 हैं। और वेल स्टेटमेंट भी रिवाइज की जा सकती है। फॉरेन इनकम एसेट स्टेटमेंट, नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस ताजा पड़ा है कल। रिटर्न जमा कराने की कंपनी की तारीखें अलग हैं, इंडिविजुअल एओपीज की अलग हैं। और एक्सटेंशन के केस में क्या है, कमिश्नर से लेनी पड़ेगी। 15 दिन की एक्सटेंशन वो देगा, 3-4 वजूहात की वजह से देगा एक्सटेंशन। और अगर एक्सटेंशन ना मिले तो चीफ कमिश्नर के पास चले जाएं, या एक्सटेंशन बढ़वाना चाह रहे हो तो भी चीफ कमिश्नर के पास चले जाएं। और चाहे एक्सटेंशन ले भी लें, लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट जमा करवाना पड़ेगा। चलें जी, ओवर। चलो करो यार आगे, चैप्टर 13 निकालो। एग्रीकल्चरल इनकम, बोलो 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 बोलो। एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम माफ है या टैक्सेबल है? बोलो बोलो, पढ़ो जी, एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन पढ़ो। एग्रीकल्चर इनकम डिराइव्ड बाय पर्सन शैल बी माफ। ये चैप्टर का नाम क्या? एग्जेम्पशंस। एग्रीकल्चर इनकम डिराइव्ड बाय पर्सन शैल बी माफ फ्रॉम टैक्स। पॉइंट 2, यार वो एक, सॉरी, एक ना टेस्ट 5 जरा निकालना। ये देखो टेस्ट 5, ये एसोसिएट्स हैं। माउस कंपनी और मिस्टर ए एसोसिएट है, ठीक है। कैट कंपनी और मिस्टर ए एसोसिएट है। पैरट कंपनी और फेडरल गवर्नमेंट एसोसिएट है, 50% और मोर। पैरट कंपनी और मिस्टर ए बी एसोसिएट है। पैरट कंपनी और मिस्टर ए भी एसोसिएट है। और उसके बाद बताओ,
पिजन कंपनी और रेस्ट कंपनी भी एसोसिएट है, और पिजन कंपनी और मिस्टर सी भी एसोसिएट है। सही है, क्योंकि 50 या उससे मोर पे हो जाते हैं ना। खत्म होने वाला है, सब्र करो, एक मिनट दे दो मुझे। अच्छा कर लो जो भी करना है, ठीक है। और मंकी कंपनी और रेस्ट कंपनी भी एसोसिएट है, ठीक है। अब मेरे भाई क्योंकि रेस्ट कंपनी ने मंकी में भी शेयर खरीदे हुए हैं 50 से ऊपर, और रेस्ट कंपनी ने पिजन में भी शेयर खरीदे हुए हैं 50 से ऊपर, इसलिए ये दोनों भी आपस में क्या हैं, एसोसिएट हैं। सिमिलरली इधर आओ, मिस्टर ए ने माउस कंपनी में भी शेयर खरीदे हुए हैं और मिस्टर ए ने कैट कंपनी में भी शेयर खरीदे हुए हैं, इसलिए माउस और कैट भी एसोसिएट। लूट मची हुई है इधर तो। इसी तरह मिस्टर ए ने पैरेट कंपनी में शेयर खरीदे हुए हैं, इस वजह से क्योंकि मिस्टर ए ने पैरेट कंपनी में शेयर खरीदे हुए हैं 50, इसलिए पैरेट और माउस भी और पैरेट और कैट भी क्या बन गए, एसोसिएट बन गए। ये सी वाले से तो नहीं बनेगा क्योंकि इधर सी ने 20% लिए हुए। सही है ना। Which one of the following above, which one of above 5 is a public company, assuming that shares of 4 and 5 are listed on stock exchange in Pakistan? यार इसके और इसके तो शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, वो कहता है पिजन और मंकी के, तो ये तो पब्लिक बन गई। और ये इस वजह से पब्लिक बनी कि इसके फेडरल गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे हुए। Agricultural income, chapter 13. Agricultural income derived by a person shall be exempt from tax. Agricultural income means, agricultural income से क्या मुराद है? Any rent. रेंट का मतलब क्या होता है यार? आपने जमीन खरीदी लाहौर के कहीं करीब किसी गांव में, और आप आला तालीम हासिल करने के लिए लाहौर आ गए। गांव में लैंड खरीद के आला तालीम हासिल करने के लिए लाहौर गार्डन टाउन आ गए, और अब आप इधर बैठ के आला तालीम हासिल कर रहे हो। तो आपने सोचा यार लैंड पे मैं खुद तो नहीं मेहनत कर सकता, तो लैंड अब पड़ी रहेगी, तो आपने किसी को किराए पे दे दी, वो फिर फसलें काश्त कर रहे हैं। आपको क्या मिल रहा है? किराया। ये किराया आपकी इनकम एग्रीकल्चर की है और ये आपका किराया माफ है, इस पे किराए पे आपने टैक्स नहीं देना। तो एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन बताओ, मींस एनी रेंट। आप जमीन किस पे दी हुई है? किराए पे, और आपको क्या मिल रहा है? किराया। एग्रीकल्चर इनकम मींस एनी रेवेन्यू रिसीव्ड बाय अ पर्सन। ये दो अलग अलग बातें हैं ना, लिख लो। या आप जमीन को किराए पे दे सकते हैं, या आप जमीन से क्या कमा सकते हैं? रेवेन्यू। एग्रीकल्चर इनकम मींस रेवेन्यू रिसीव्ड बाय अ पर्सन। पर्सन से मुराद ना यहां ओनर ऑफ लैंड है, असल में पर्सन से मुराद ओनर। रेवेन्यू या रेंट रिसीव्ड बाय ओनर फ्रॉम लैंड। लैंड कहां होनी चाहिए? पाकिस्तान में नहीं। अच्छा, रेवेन्यू रिसीव का क्या मतलब है यार? आपने किराए पे नहीं दी, तो मेन तो सारे लोग इसी में कवर हो गए, नीचे जाने की हमें जरूरत नहीं। मेन सारे सिनेरियोस पाकिस्तान के तकरीबन इसी में कवर हो गए। या लोगों ने जमीनें किराए पे दी हुई हैं, या फिर खुद काश्तकारी कर रहे हैं। तो ये आप यहाँ किराया ले रहे हैं और इधर आप खुद काश्तकारी कर रहे हैं। रेंट और रेवेन्यू रिसीव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम अ लैंड सिचुएटेड इन पाकिस्तान एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ठीक है। सिचुएटेड इन पाकिस्तान का मतलब क्या है? हाँ, तो अगर पेपर में आ जाए ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमने जो है वो लैंड खरीदी हुई है, तो वो एग्रीकल्चर इनकम माफ नहीं करनी यार। अच्छा, दूसरी बात, ये क्या मतलब है यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस? एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रही है, उसका मतलब है मेहनत हो रही है उस पर। अब एक कॉन्सेप्ट सुनो, आपने कोई लैंड खरीदी, उस पर मेहनत नहीं की, लेकिन उस पर कोई खुदरो जड़ी बूटियां निकल आई। खुदरो जड़ी बूटियां क्या होती हैं? खुद ब खुद, इसलिए कहते हैं ना खुदरो। खुद ब खुद जड़ी बूटियां निकल आई, और वो जड़ी बूटियां आपने किसी मेडिसिन की कंपनी को बेच दी।
दिस इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम बिकॉज यू हैव नॉट डन एनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज नहीं किया आपने। एग्रीकल्चर पर्पस लिखो क्या होता है? मेहनत करना। एग्रीकल्चर पर्पस मेहनत करना, काश्तकारी करना, देखभाल करना, सुंडी मार स्प्रे करना। तो आपने एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज नहीं की। खुद मेहनत करनी है आपने। खुद मेहनत कर लें या कोई मेहनत कर ले, बस मेहनत होनी चाहिए जमीन पे। तो अगर खुद ब खुद जड़ी बूटियां हो गई तो वो फिर आपकी इनकम नहीं है एग्रीकल्चर की, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। पॉइंट बी, एनी पॉइंट बी का वन रेपिटेशन है। एग्रीकल्चर के आगे लिखो रेपिटेशन, यहां एग्रीकल्चर के आगे लिखो रेपिटेशन। एनी इनकम रिसीव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम अ लैंड इन पाकिस्तान फ्रॉम एग्रीकल्चर। एनी इनकम रिसीव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम अ लैंड इन पाकिस्तान फ्रॉम एग्रीकल्चर। रेपिटेशन है, ऊपर भी यही बात हो रही थी। अच्छा, पॉइंट 2, यार ये कल्टीवेटर तो काश्तकार होते हैं। अगली लाइन में रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड कौन होता है? ये सर्विस प्रोवाइडर। बोलो, सर्विस प्रोवाइडर। अब बड़ा गौर से आपने बात सुननी है। आपने फसल काश्त की, आपने फसल काश्त की, फसल काश्त करके आपने उस फसल की कटाई कर ली। आपने सुना होगा कटाई का मौसम आ रहा है। फसल काश्त करके उसकी कटाई कर ली। कटाई करने के बाद वो फसल अभी इस काबिल नहीं है कि बाजार जा सके, उसकी कोई थ्रेशिंग वगैरह होनी है, सफाई होनी है। सफाई के बगैर बाजार वो जा नहीं सकती, सफाई के बगैर बाजार जा नहीं सकती। यार आपने अखरोट खाया कभी? बहुत खाए हैं। अखरोट बाहर से किस रंग का होता है? ब्राउन। यही गड़बड़ है, ये बताओ इसको। चित्राल गए हो कभी? ग्रीन, ये मैं पूछना चाह रहा था। ग्रीन पत्ते की तरह का, पत्ते की तरह का तो मैं गलत ही बोल रहा हूं, लेकिन पत्ते की तरह का सख्त मटेरियल उसके बाहर लगा होता है, उसको वो छीलते हैं। उसके बगैर तो नहीं बाजार में जाता। छील के आपको तो शायद पता हो, लेकिन बहुत से बच्चे उनको नहीं पता कि दरख्तों से ब्राउन कलर का वो जो सख्त सा नहीं निकलता अखरोट, वो एक ग्रीन कलर वाले पूरे गोल खोल में लिपटा होता है। उसके बगैर आप बाजार लेके ही नहीं जा सकते। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में नॉर्म है उसके साथ ही बाजार लेके जाके बेच दें। तो यू हैव टू अनप्लग दैट थिंग। वो आपको ग्रीन वाला कपड़ा उतारना पड़ता है, फिर अंदर से ब्राउन वाला वो निकलता है, और उसके अंदर फिर आप तोड़ के वो ब्राउन, वो अलग चीज है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जब उतार लेते हैं ना, इस काबिल नहीं होती कि बाजार लेके जा सकें। तो उस पे आप क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। सर्विस प्रोवाइडर को रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को बुलाते हैं। आप खुद भी कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो मोहल्ले के चौधरी साहब ने मशीन खरीद के रखी हुई थी। उस मशीन में क्या थे? उस मशीन में एक तरफ से आप डालते थे अखरोट और दूसरी तरफ से वो ग्रीन अनप्लग होके निकल आते थे। बड़ी बड़ी मशीनें आजकल आई हुई हैं। या कोई आपने फसल काश्त की हुई है, उसकी सफाई मकसूद थी, तो वो सफाई थ्रेशिंग मकसूद थी, तो उन्होंने कोई मशीन खरीदी हुई है मोहल्ले के चौधरी साहब ने। तो सारे गांव वाले जो है वो सफाई के दिनों में उनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं, एक दिन तेरी बारी, एक दिन मेरी बारी। तो वो जो चौधरी साहब हैं जिन्होंने आपको अखरोट अंदर से निकाल के दिए ताकि इस काबिल हो जाए बाजार जा सके, तो वो जो चौधरी साहब हैं उन्होंने जो आपको अखरोट निकाल के दिए या उन्होंने जो आपको फसल साफ करके दी, कुछ कोई भी मिसालें ले सकते हो आप। तो ऐसी सूरत में कुछ चीजें ऐसी होती हैं साफ करने की जरूरत नहीं होती। वो माल्टे हैं, अक्सर आपने देखा हो, उतारते हैं और ट्रकों में लोड करके फौरन निकल जाते हैं, कोई सफाई की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। तो कुछ चीजों में जरूरत होती है बाजार लेके जाने के काबिल करने के लिए, वरना बाजार लेके जाने के काबिल ही नहीं होती वो चीजें। तो वो जो चौधरी साहब हैं मोहल्ले के, मैं गांव के, मैं ज्यूम कर रहा हूं, उन्होंने अपने पास एक मशीन रखी हुई है। उस मशीन से वो उस चीज को उस काबिल कर देते हैं। अब वो मशीन लेके आए, या कई दफा मशीन नहीं लाते तो वो बंदे ले आते हैं अपने, और बंदों को कहते हैं यार तुम काम करके दे दो। तो वो मशीन लेके आए और उन्होंने मशीन आपको दी।
आपने चौधरी साहब को कहा यार मैं आपको तो फिर इसका किराया दे देता हूं, लेकिन लॉ मेकर ने यहां पता है क्या लिखा है, लॉ मेकर ने कहा यार आप चौधरी साहब को किराया नहीं दे सकते, मैं चौधरी साहब के एंड को भी सेव करना चाह रहा हूं। चौधरी साहब की मशीन आपने इस्तेमाल की है और चौधरी साहब को आपने किराया देना है उस मशीन का, तो आप ऐसा करें, अगर 40 मन अखरोट निकले हैं तो उसमें से 1 मन अखरोट साफ करके चौधरी साहब को दे दें, यानी गिव हिम रेंट इन काइंड, डू नॉट गिव हिम रेंट इन कैश। आप इन कैश लिख के काट सकते हो ताकि बात याद रहे कैश और काइंड में फर्क क्या है। डू नॉट गिव हिम, कई दफा ऑपोजिट चीज लिख के बंदा काट दे तो फिर लॉजिक याद रह जाती है। डू नॉट गिव हिम रेंट इन काइंड, प्लीज गिव हिम रेंट, सॉरी डू नॉट गिव हिम रेंट इन कैश, गिव हिम रेंट इन काइंड। परफॉर्मेंस बाय कल्टीवेटर, ये काम आप खुद भी कर सकते हैं। द परफॉर्मेंस बाय सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर का टेक्निकल नाम बताओ। नहीं चौधरी साहब नहीं, चौधरी साहब नहीं, सर टेक्निकल नाम बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा। द परफॉर्मेंस बाय रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, लेकिन चौधरी साहब लिख लो। तो परफॉर्मेंस बाय रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। अच्छा ये फिर जब क्लासेस में 10-12 क्लासें आगे निकल जाएं, आप ये टॉपिक आके रिवाइज करते हैं, फिर पूछते हैं वो चौधरी साहब वाली मिसाल किस पॉइंट में दी थी सर ने, इसमें दी थी नहीं इसमें दी थी, तो साथ साथ लिखते रहा करें। चौधरी साहब ने, जिनको ये इशू है थोड़ा भूलने का, तो साथ साथ हल्की सी बात लिखते रहा करें। चौधरी साहब ने वो अखरोट साफ कर दिए, उसके बाहर जो खोल था ग्रीन कलर का। द परफॉर्मेंस बाय सर्विस ऑफ बाय रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, परफॉर्मेंस उन्होंने की है और उनका नाम क्या है, परफॉर्मेंस। यार सिंपल सुनो, परफॉर्मेंस बाय चौधरी साहब, लेकिन चौधरी साहब का नाम हमने रख दिया हुआ है। चौधरी साहब आएंगे ना, हम के ओ जी आए आए बैठे रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, वो कहेंगे भाई मेरा नाम अम्मी अब्बू ने रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड नहीं रखा हुआ। हम कहेंगे चौधरी साहब ठहरे, वो मैंने आपको रेंट दिए। हाँ यार तुमने दिया था रेंट मशीन इस्तेमाल करने का, पैसे दिए थे, इन काइंड दिया था। हाँ तुमने रेंट इन काइंड दिया था, आपने रिसीव किया था। हाँ मैंने रिसीव किया था। चौधरी साहब तुसी रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड हो यार, खीर है तू यार, मेरा कितना जबरदस्त नाम रखा है। आज से मैं अपने आप को रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड कहलाना पसंद करूंगा, अखबार में नाम बदल दे मेरा। द परफॉर्मेंस बाय चौधरी साहब, ऊपर से मिला के पढ़ना है, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम परफॉर्मेंस बाय चौधरी साहब। चौधरी साहब की इनकम माफ है, लेकिन उनको कैश नहीं देना, फिर उनकी इनकम माफ नहीं होगी। कैश देते तो फिर वो एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन से तो बाहर निकल जाएगी, वो इनकम बनेगी और उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ऑफ प्रोसेस, अच्छा ये सारे पैसे दिए किस काम के हैं, ऑफ अ प्रोसेस। एम्प्लॉय का क्या मतलब होता है, किया जाता है काम, किया जाता है, ये उर्दू मतलब होता है। प्रोसेस एम्प्लॉयड, उन्होंने कोई काम करके दिया है हमें। फॉर टेकिंग द, बोलो बोलो, फॉर टेकिंग द प्रोड्यूस टू द, उन्होंने सिर्फ इतना काम करके दिया है कि ये प्रोड्यूस किस काबिल हो जाए, मार्केट में लेके जाने के काबिल हो जाए। ठीक है, सिर्फ इन्होंने इतना सही काम करके दिया। पॉइंट 3, द सेल। अच्छा आप बताओ, पता नहीं मुझे बात भूल गई, आप लोग शायद रिवाइंड करके सुन लें, लेकिन जरूरत नहीं। फर्ज करो 40 मन थे अखरोट, 1 मन मैंने कहा था चौधरी साहब को, 40 मन टोटल थे। फर्ज करो 40 मन अखरोट थे, 1 मन चौधरी साहब को दे दिए थे और 39 मन अपने पास रख लिए थे। अब वो 1 मन मैं बाजार में जाके नहीं, 1 मन चौधरी साहब बाजार में जाके बेच देंगे और 39 मन मैं जाके बाजार में बेच दूंगा। अब तो चौधरी साहब ने अगला काम कर लिया, उनको बाजार में बेच दिया, अब भी टैक्स नहीं है। ओरिजिन बैकएंड पे एग्रीकल्चर इनकम ही है ना, बाजार में जाकर उन्होंने बेचना, इन्होंने घर में क्या करना है, 1 मन अखरोट रखे, 40 किलो अखरोट घर में क्या रख के क्या करना उन्होंने। द सेल बाय कल्टीवेटर 39 मन एंड द सेल बाय चौधरी साहब ऑफ द अखरोट फॉर विच नो प्रोसेस इज परफॉर्म्ड अदर देन प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव। उन पे कोई काम करने की इजाजत नहीं है कि उन अखरोटों के अंदर हलवा डाल के सोन हलवा बना के बेचो। एज इट इज वो अखरोट आपने, अब ग्रीन छिलका उतर गया, ब्राउन छिलका है, अब बाजार में बेच दें। अब जाके द सेल बाय चौधरी साहब
चौधरी साहब की सेल भी माफ कर दी है इसने, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन पढ़े हैं ना हम। चौधरी साहब की सेल भी माफ कर दी है और कल्टीवेटर की सेल भी माफ कर दी है। लेकिन याद रखना, इनको इजाजत नहीं है कोई और काम करने की, फॉर विच नो प्रोसेस इज परफॉर्म्ड अदर देन अ प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव। वो कौन सा प्रोसेस था? दैट इज नेसेसरी टू टेक द प्रोड्यूस टू मार्केट, वो जो ग्रीन छिलका काटना। ओके नेक्स्ट जी, आगे चलें। रिवाइज कर लो, आखिरी पॉइंट तो आसान सा यार, सी की टेंशन नहीं लेनी, आखिरी पॉइंट आसान सा है। एग्रीकल्चर इनकम डिराइव्ड बाय पर्सन शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है? हम लाहौर आके आला तालीम हासिल करें, अपनी लैंड किराए पे दे दें, हम लाहौर आके आला तालीम हासिल करते हुए आला तालीम छोड़ के चले जाएं वापस और खुद काश्तकारी करने लग जाएं, शर्त यह है लैंड पाकिस्तान में और उस पर मेहनत हो रही हो, बस खत्म बात। पॉइंट बी का 1 रेपिटेशन है। अगर हम किसी सर्विस प्रोवाइडर को हायर करें तो वो जो इनकम कमा रहा होगा वो भी माफ है, वो परफॉर्म कर रहा होगा सर्विस, ऐसा काम कर रहा होगा जिससे फसल इस काबिल हो जाए कि वो बाजार जा सके। तो उसको अगर आप रेंट काइंड में दे दें तो उसको बेनिफिट ये मिलेगा कि उसकी इनकम माफ हो जाएगी। और अगला काम उसने 1 मन ऑब्वियसली उधर सेव नहीं करने अपने स्टोर रूम में, वो 1 मन को जो है फौरन बाजार जाके बेच देगा, फौरन बेचे, थोड़े से बाद बेचे, वो उसकी मर्जी है, वो उसको जाके बाजार में बेच देगा, लेकिन उस पर प्रोसेस परफॉर्म करने की इजाजत नहीं है कि क्रीम चाट बना के ऊपर अखरोट डाल रहे हो और फिर जाके बाजार बेचे। पॉइंट सी, mouth is filled with H2O. Okay, point C, income from building is also agriculture income। अच्छा ये क्या, और ना यार ना ना ना, अच्छा income from building is also agriculture income। अच्छा यार वो लैंड के साथ, जमीन के साथ करीबी स्टोर रूम बना होता है, जरी जमीनों के साथ करीबी स्टोर रूम बना होता है, उसे क्या कहते हैं उर्दू में? डेरा। डेरे में साथ उन्होंने कमरा बनाया होता है और वो स्टोर रूम, स्टोर करते हैं फसल वहां पे, ठीक है। कुछ फसलें ऐसी हैं स्टोर करना भी जरूरी होती हैं कुछ दिन के लिए, कोई अच्छा ग्राहक नहीं मिल रहा होता, नहीं खराब होने वाली फसलें होती, हम उनको स्टोर कर लेते हैं। अच्छा अब उसमें फर्ज करो आप आला तालीम हासिल करने के लिए लाहौर आ गए, तो आप के किसी इलाके में, कोयटा में आपके सेबों के बाग हैं, ठीक है। तो कोयटा में आपके सेबों के बाग हैं, तो आप आ गए आला तालीम हासिल करने के लिए लाहौर, तो आपने कहा यार सेबों के बाग की ज़मीन भी किराए पे दे देता हूँ और वो साथ कोई स्टोर रूम है, तो वहाँ कोई 10-15 दिन स्टोर करने में वो भी मैं रूम भी किराए पे दे देता हूँ। तो वो आप बिल्डिंग किराए पे दे के आ गए। अब बिल्डिंग का किराया तो इनकम प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर 3 शर्तें पूरी हो जाएं तो आपको जो बिल्डिंग का किराया मिलेगा वो भी माफ है। अब देखना है कंपोजिट किराया बनेगा, वो आपको हो सकता है 5 लाख रुपया जमीन का किराया दे रहा हो और लाख रुपया वो जो आप उसको रूम दे के आए हैं उसका किराया दे रहा हो। अगर उस रूम में 3 बातें पाई जाएं तो उस रूम का किराया माफ है। एक लाइट लगी हो, ये नहीं, रूम में 3 बातें पाई जाएं, रूम आप ओन कर रहे हो, रूम आप क्या कर रहे हो? ओन कर रहे हो, आपका रूम हो, आप तो लाहौर आए हो ना तालीम हासिल करने के, रूम आप ओन कर रहे हो, रूम स्टोर हाउस के तौर पे यूज हो रहा हो, रूम का मकसद हो जो फसल है उसको स्टोर करना, रूम लैंड के करीब हो, ये नहीं कि रूम 5 किलोमीटर दूर है और वहां जाके फिर सामान डिलीवर होता है और वहां स्टोर होता है, वो फिर अलग, वो है ही स्टोर रूम, फिर वो फिर लैंड के साथ कनेक्टेड वाला नहीं माना जाएगा। 3 शराइत बता दो। रूम की आपके पास ओनरशिप हो, नंबर 2 ज़बानी ज़बानी याद करो, हाँ रूम का मकसद स्टोरेज हो, और तीसरा इनकम फ्रॉम बिल्डिंग इज ऑल्सो इफ बिल्डिंग इज ओन्ड एंड ऑक्यूपाइड बाय कल्टीवेटर। बिल्डिंग ओन कौन कर रहा हो? कल्टीवेटर ओन कर रहा हो। कई दफा ऐसा भी होता है कल्टीवेटर उसको ओन कर रहा होता है, यानी आप खुद काश्त कर रहे हैं और आप ओन कर रहे हैं और आप रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड को किराए पे दे दें। बहुत सी चीजें हो रही हैं मार्केट के अंदर। बिल्डिंग इज ओन्ड एंड ऑक्यूपाइड बाय कल्टीवेटर, बिल्डिंग कल्टीवेटर जो काश्तकार है वो ओन कर रहा है और रिसीवर ऑफ रेंट
या वो चौधरी साहब भी कई दफा मशीन को उसको ऑन कर लेते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, या कई दफा ओरिजिनल ओनर भी ऑन कर लेता है जो बाहर के उधर गया हो, लेकिन वो ज्यादा इसने तफसील इधर लिखी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट 2, बिल्डिंग इज लोकेटेड इन करीब करीब विसिनिटी ऑफ लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। एंड तीसरी बात, बिल्डिंग इज यूज्ड एज अ ड्वेलिंग हाउस। ड्वेलिंग हाउस स्टोर हाउस होता है, इसके 4 नाम आगे हो रहे हैं। बिल्डिंग इज यूज्ड एज ड्वेलिंग हाउस, स्टोर हाउस और अदर आउट बिल्डिंग डिक्शनरी में मैंने देखा था, उसका मतलब स्टोर हाउस ही है। आउट बिल्डिंग का मतलब स्टोर हाउस ही है। बिल्डिंग इज यूज्ड एज ड्वेलिंग हाउस, स्टोर हाउस, अदर आउट बिल्डिंग बाय कल्टीवेटर। हो सकता है कल्टीवेटर इसको यूज कर रहा हो खुद, या रिसीवर ऑफ रेंट। चौधरी साहब ने कहा मेरे थोड़े वो एक मन रख लें, ड्यू टू हिज कनेक्शन विद एग्रीकल्चर लैंड, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड से जो चीजें बनी है वो यहाँ स्टोर करनी है। इसमें ना ज्यादा तफसीलों में ना जाना कि कल्टीवेटर का नाम कहाँ लिखा हुआ है, इस पॉइंट में ऊपर तो रहो, इसमें कुछ कंफ्यूजन आ जाती हैं और कुछ और भी ब्रॉड एग्जांपल्स हैं जिनकी तरफ हम सिलेबस को सामने रखते हुए जाना नहीं चाहते। तो इसमें ज्यादा तफसील ना घर में सोचना कि कहाँ कल्टीवेटर लिखा हुआ है, कहाँ रिसीवर ऑफ रेंट, बस इसको याद कर लो। चलें जी, ये एग्रीकल्चर खत्म हुआ। इसको अब आखिरी दफा पॉइंट सी को फिनिशिंग टच दे दें। अगर आपने बिल्डिंग का किराया आपको आ रहा है, इनकम फ्रॉम बिल्डिंग इज ऑल्सो एग्रीकल्चर इनकम। अगर इनकम कल्टीवेटर ओन कर रहा है, कई दफा कल्टीवेटर ओन करता है, कई दफा कल्टीवेटर ओन नहीं करता, ओन हम कर रहे होते हैं और कल्टीवेटर सिर्फ ऑक्यूपाई कर रहा होता है। कल्टीवेटर उसको इस्तेमाल कर रहा होता है, हम लाहौर बैठे होते हैं। ओन्ड एंड ऑक्यूपाइड बाय कल्टीवेटर बाय रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। हाँ वो यार इधर फिर मैं कह रहा हूं बड़ी डिटेल है इन चीजों के अंदर, छोड़ो पर है और लिख देना बेशक, कोई मसला नहीं। बिल्डिंग इज लोकेटेड इन इमीडिएट विसिनिटी, और जहां जहां गुंजाइश होती है मैं खुद बताऊंगा। बिल्डिंग इज लोकेटेड इन इमीडिएट विसिनिटी ऑफ लैंड, बिल्डिंग करीब करीब हो, और बिल्डिंग इज यूज्ड एज अ स्टोर हाउस और अ ड्वेलिंग हाउस। वानी पे से याद किया करो, ओन और ऑक्यूपाई कर रहे हैं ये 2 लोग, और करीब करीब है, और स्टोर हाउस के तौर पे यूज हो रही है इन कनेक्शन विद लैंड। चलो यार चैप्टर 19 निकालो। यार एक गलती स्टूडेंट ने हाईलाइट की थी, वो सुन लो। इधर ना ये सवाल अब खुल गया सामने, क्वेश्चन 9। इसमें ना वो 31 मार्च को रिटायर हो गया था, तो बेसिक सैलरी को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये जो अकोमोडेशन है ना इसको भी 9 से ही मल्टीप्लाई करना चाहिए था, 9 महीने से। पेज 367 देखो ना, उसने नौकरी 9 महीने की, तो बेसिक सैलरी को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वो उसका 45% ले लेंगे बेसिक सैलरी का, तो फिर वो उसको जो घर दिया हुआ है वो भी तो 9 महीने के लिए रहा होगा ना उसके पास। इधर देखना यार, रिटायर हो गया मार्च 31 को। अब मैं सोल्यूशन में अमेंडमेंट करवा देता हूं, फिर आपको बात समझ आ जाएगी। कौन सा वाला सवाल है? जुल्फिकार, पेज 394, पेज 394 देखो इसको, 90,000 इंटू 9। देखो ये जो फिगर है ना 2520 वाली, ये तो ऑलरेडी 9 महीने की बुनियाद पे ही निकली हुई है, ऐसा ही है ना, ये तो ऑलरेडी 9 महीने की बुनियाद पे ही निकली हुई है, ये जो मैंने सर्कल लगाया। तो गलती कहाँ है? गलती को मैं रेड मार्कर से आपके सामने शो करता हूं। ये गलती है, यहाँ 12 की जगह क्या होना चाहिए था? 9, लेकिन सोल्यूशन पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो हायर ऊपर वाला ही आएगा। 19 to 9 कितने? 8 10,000 या 9 बार बचपन में पढ़ा नहीं हुआ, 9 बार 8,10,000। हायर वो 1134 ही आ रहा है, शुक्र है। ओवरऑल सोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, मैं एक और सवाल की तरफ आ रहा था अभी। मुकरम, वो याद है
पुरानी गाड़ी, नई गाड़ी, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, a used company maintained car for both business. This car was provided to him on Jakam July 2004 in replacement of his previous car. तो ये सवाल ना हमने किसी हद तक किया हुआ है, तो इसलिए वो मैंने कंट्रोल F किया ना, तो मुकरम का नाम हर जगह हाईलाइट हो गया, वो सिस्टम एरर है। तो ये सवाल ना अब आप ऐसा करना कि आज पूरा कर लेना मुकरम वाला। एडजस्टमेंट 1 2 3 4 5 6 तो सैलरी से लेट करती है, तो एडजस्टमेंट ए आप खुद देख लेना। बी में आ जाओ, बी में आपको करा देता हूं। अच्छा यार, सी में भी एक चीज है, उसने पेंटिंग ना उसकी डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो अगर पेंटिंग डिस्ट्रॉय हो जाए ना तो ये कैपिटल एसेट है ना, तो फिर वो बेच के बाजार से पैसे नहीं मिलते, इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसे मिलेंगे उसे कंसिडरेशन ले लेना। ऐसा ही है ना, पेंटिंग अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो बाजार से तो पैसे नहीं मिलेंगे, इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसे मिलेंगे ये उसको कंसिडरेशन ले लेना। चलें जी, पॉइंट बी पढ़ें जी। मुकरम हैज 65 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन, कहां पे? इन बदीन। बैडिन नहीं बोलना, इंग्लिश में बातें नहीं करनी, बदीन है ना पाकिस्तान में, ये ना समझ लेना बैडिन इज इन अमेरिका। सो मुकरम है 65 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड इन बदीन एंड अ बिल्डिंग इन इमीडिएट विसिनिटी ऑफ लैंड, और उसके पास बिल्डिंग है बिल्कुल उसके करीब ही। ठीक है यार, मुकरम तो मुझे लगता है आला तालीम हासिल करने के लिए नहीं, कोई आला नौकरी करने के लिए एयरमैन इंजीनियरिंग लिमिटेड के अंदर आया हुआ है। वो वैसे ही मैं ऊपर गया था सवाल पढ़ने के लिए, तो दोबारा पढ़ो। मुकरम है 65 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन बदीन एंड अ बिल्डिंग इन इमीडिएट विसिनिटी ऑफ लैंड। तो जहन में लेके आओ, ये देखो ये लैंड है और इसमें ये क्या है? बिल्डिंग है। ये टोटल 65 एकड़ लैंड है इसके पास, इसी में कोई बिल्डिंग का बी बीमार हुआ है, इसी में कोई बिल्डिंग भी है। सही कर लो इसको। मुकरम रेंटेड आउट 30 एकड़ ऑफ लैंड, इसमें से उसने 30 एकड़ लैंड किस पे दे दी? रेंट पे दे दी। इधर देखो, फर्ज करो ये 30 एकड़ हो गई, बाकी कितनी बच गई? 35 एकड़। बिल्डिंग ना देखना बीच में आ रही है नहीं आ रही, वो मैं ऐसे बस बना दी है। 30 एकड़ इसने किराए पे दे दी, 35 एकड़ जमीन पड़ी हुई है इसके पास। मुकरम rented out 30 acre of his land along with building to दीनू। तो ये 30 एकड़ लैंड और बिल्डिंग तो इसने दीनू को दे दिया किराए पे। दीनू डायनो नहीं पढ़ना, डायनो दीनू को इसने किराए पे दे दिया। हु इज अ कल्टीवेटर, जो कल्टीवेशन करेगा। तो यार ये लफ्ज तो आपने अंडरलाइन नहीं किया, जिसको मैं ग्रीन सिग्नल दे रहा हूं। रेंटेड आउट लैंड एंड बिल्डिंग, rented out land and building। देखो इधर कौन सा पॉइंट अप्लाई करोगे? 2K ए को अप्लाई करोगे जहां किराया आ रहा होगा लैंड का, उसके लिए ये दो कंडीशंस है, और 2K बी को अप्लाई नहीं करोगे, 2K सी को अप्लाई करोगे, उसके लिए 3 कंडीशंस है। अब आप जूते पहनो मुकरम के। मुकरम हैज रेंटेड आउट द लैंड एंड हैज रेंटेड आउट द बिल्डिंग टू दीनू। दीनू इज अ कल्टीवेटर, मुकरम को किराया आएगा। अब ना ये 2 पॉइंट जरा मैंने चेक करने हैं पूरे हो रहे हैं या नहीं,
और ये 3 पॉइंट मैंने चेक करने हैं पूरे हो रहे हैं या नहीं। अगर ये पूरे हो रहे हुए तो वो जो 30 एकड़ वाला स्टोरी है ना उसे हम ओवर कर देंगे और इसकी एग्रीकल्चर इनकम माफ हो जाएगी। पढ़ो जी। दीनू यूजेस द बिल्डिंग एज स्टोर हाउस। अल्लाह अकबर। दीनू बिल्डिंग को यूज कर रहा है एज आ स्टोर हाउस और मुकर्रम रिसीव कर रहा है एनुअल किराया 7.5 लाख लैंड का और 3.5 लाख 3,25,000 किसका? बिल्डिंग का। अच्छा अब जरा आप देखते रहना। ये मैं पकड़ने लगा हूं स्काई ब्लू हाइलाइटर। स्काई ब्लू लैंड किराए पे दी हुई है, बोलो लैंड किराए पे दी हुई है। लैंड का रेंट आ रहा है इसको, कितना रेंट आ रहा है? 7.5 लाख। स्काई ब्लू मार्कर में पकड़ा हुआ है। 2 शराइत पूरी कराओ। पाकिस्तान में है, बदीन, यूज्ड फॉर कहां लिखा यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस? दीनू यूजेस द बिल्डिंग एज स्टोर हाउस। पहली लाइन पढ़ो, मुकरम हैज 65 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, तो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होगी ना। हु इज अ कल्टीवेटर? दीनू कल्टीवेटर है तो एग्रीकल्चर ही करेगा उस पर। क्लियर? दीनू के पास कोई रेंटा कार का बिजनेस नहीं है कि गाड़ियां वहां खड़ी करेगा। कल्टीवेटर का मतलब है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करेगा, कल्टीवेट करेगा, बीज काश्त करेगा। 2 शराइत पूरी? अगर 2 शराइत पूरी तो मुझे ग्रीन सिग्नल दो, मैं इसके साथ एग्जेम्प्ट लिख दूं 7.5 लाख के साथ। अगला, अब मैं स्काई ब्लू मार्कर नहीं पकड़ूंगा, अब मैं पकड़ूंगा क्या कहते हैं ब्लू हाइलाइटर। क्या इसने बिल्डिंग किराए पे दी हुई है? क्या इसने बिल्डिंग किराए पे दी हुई है? अगर इसने बिल्डिंग किराए पे दी हुई है तो इसके लिए 3 शराइत बताओ जो पूरी होनी चाहिए। ये ऑक्यूपाई कल्टीवेटर कर रहा है, ऑक्यूपाई ओन वो खुद कर रहा है, ऑक्यूपाई कल्टीवेटर कर रहा है, ठीक है। एज अ स्टोर रूम यूज हो रहा है। इमीडिएट विसिनिटी कहां लिखा हुआ है? विच इज इन इमीडिएट विसिनिटी। तो ये भी शराइत पूरी हो रही है। जरा गड़ा हो गया, नजर नहीं आ रहा होगा, तो ये शराइत पूरी हो रही है। इस वजह से क्या मैं लिख सकता हूं कि ये 325B क्या हो रहा है आज, ये 325B एग्जेम्प्ट है। क्लियर? तो 725 भी एग्जेम्प्ट हो गया, 750 भी एग्जेम्प्ट हो गया, 325 भी एग्जेम्प्ट हो गया। चलें जी, बहरहाल ये सवाल तो आप घर में कर लीजिएगा। इसमें अगला पैरा रह गया, वो जो बाकी लैंड है उसको पता नहीं क्या कर रहा है ये, वो मैं अभी नहीं पढ़ा सकता क्योंकि कम बैक ऑन चैप्टर 13। चलें जी आगे। कितने पे स्टार्ट किया था? ओके गुड। अच्छा इधर लाएं भाई, तेजी से नहीं लाना, आराम से लाया करना। लेकिन अब आ गया कैमरा, खैर है, लाइट ऑन करें। अच्छा अब यार अगली बात जरा बड़ी गौर से आपने समझनी है। क्या ये पॉसिबल है कि मैं अपनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बाजार में बेचूं ना? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बाजार में मत बेचूं और कोई अपनी फैक्ट्री बना के उसको वहीं इस्तेमाल करना शुरू कर दूं। मिसाल के तौर पे कपास है, कपास से क्या बनता है? तो कोई धागा बनता है, कपड़ा बनता है। तो मैं कपास को एक शर्ट एंड टाई फैक्ट्री लगा लूं और वहां पे फिर उसको इस्तेमाल कर लूं ताकि मुझे सस्ती जरा कपास पड़े और वो सारा। इसको लॉ मेकर बड़ा इंकरेज करता है, इस चीज को लॉ मेकर बड़ा इंकरेज करता है। और इसमें देखो अब हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाजार में बेच नहीं रहे। अब जहन में लाओ लैंड एंड बिल्डिंग, गांव, गर्मी, धूप, लैंड एंड बिल्डिंग, वहां से जो भी कपास बनी वो हमने ट्रकों के ट्रक भर के बजाय के बाजार जाके बेचते, हमने उसको अपने फैक्ट्री में वेंचर इन कर दिया। इससे होगा क्या? हमें कपास थोड़ी सस्ती पड़ेगी।
कपास सस्ती पड़ेगी ना, बाजार से कपास खरीदेंगे वो तो महंगी पड़ेगी, खुद काश्त करेंगे तो सस्ती पड़ जाएगी। तो बाजार बेचने की बजाय हमने अपनी फैक्ट्री में खुद ही इस्तेमाल कर ली, फैक्ट्री में इस्तेमाल करके अब आगे चीजें बना के लोगों को बेचेंगे। ये बात समझ आ गई। इसी तरह ये क्या कहते हैं, कोकोनट ऑयल क्या होता है? गिरी, गिरी क्या होती है उर्दू में? कोकोनट, नारियल, नारियल, नारियल। तो नारियल आपने काश्त की है, बाजार में बेच दें, नहीं बेचने तो कोई मसला नहीं, नारियल का तेल बनाने लग जाए, फैक्ट्री लगा लें। तो जो नारियल बनेंगे दरख्तों से, नारियल बड़े बड़े ब्राउन, कुछ लोगों ने स्टॉर डाल के भी रखे होते हैं बेचने के लिए, नहीं वो नारियल आप उठाएं बड़े बड़े और लाके किधर डाल लें? अपनी फैक्ट्री में। अब आपको नारियल सस्ते मिलेंगे, बाजार से तो नारियल बड़ा महंगा मिलता है, खुद काश्त कर लें तो फिर तो बस दरख्त लगाने का और देखभाल का खर्चा हुआ होगा। वो नारियल लाके आप अपनी फैक्ट्री में डालें, लॉ मेकर इसको बड़ा पसंद करता है, फिर ये तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। और फिर उससे आप नारियल का तेल बेचें, लेकिन वो प्लीज एग्जाम नहीं होगी इनकम, लेकिन एक और बेनिफिट है वो मैं आपको बताता हूं अभी क्या मिलेगा। वो इनकम एग्जाम नहीं होगी, वो जो नारियल का तेल आप बेच रहे हैं उसकी इनकम एग्जाम नहीं है, और वो जो शर्ट्स आप बेच रहे हैं कपास लाके वो इनकम एग्जाम नहीं होगी, बट एक बेनिफिट मिलने लगा, वो जरा देखना क्या। अब बता दो, अगर मैं नारियल का तेल बाजार में बेच रहा हूं तो मैं कौन सी इनकम कमा रहा हूं? इनकम फ्रॉम बिजनेस। और वो जो मैं इनकम कमा रहा हूं, इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो जो नारियल के तेल के लिए नारियल आए थे वो कहां से आए थे? बाजार से जाके परचेज किए थे? नहीं। तो इधर क्या होगा? सेल ऑफ ऑयल, सेल ऑफ कोकोनट ऑयल, ये मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस हो जाएगी, लेस परचेजेस, परचेजेस। नो नो नो, आई एम नॉट डूइंग एनी परचेज ऑफ नारियल फ्रॉम मार्केट, मैं मार्केट से नारियल नहीं खरीद रहा, ठीक है। अब मैं अपना खुद बना रहा हूं, तो मुझे माइनस करनी चाहिए वो जो मेरी प्रोड्यूस निकली है ना लैंड से, उसे मैं प्रोड्यूस कहता हूं। बस मुश्किल तो नहीं लगा? प्रोड्यूस, परचेज नहीं प्रोड्यूस, परचेज नहीं प्रोड्यूस। सालन है, परचेज भी कर सकता हूं मैं, महंगा पड़ेगा, घर में प्रोड्यूस कर लूंगा, सस्ता पड़ेगा। तो प्रोड्यूस, प्रोड्यूस फ्रॉम लैंड, इस तरह का P&L बनेगा ना, प्रोड्यूस फॉर लैंड। अच्छा, अब एक नारियल कितने का मिलता है बाजार से? एक नारियल 300 का, चलो 300 रुपए का एक नारियल मिलता है, छोटा वाला, ठीक है। 300 रुपए का नारियल मिलता है बाजार से, छोटा वाला। तो फर्स्ट तो मेरे दरख्त, उनको पोलियो हो गया, दरख्तों को पोलियो, चलो हो गया, मेरे दरख्तों को पोलियो हो गया, उन्होंने दिया ही साल में एक नारियल, उन्होंने दिया ही साल में एक नारियल। वो जो एक नारियल उन्होंने दिया, तो मेरी तो मेहनत और काश्तकारी का जो खर्चा आया होगा तो वो थोड़ा आया होगा, तो शायद 25-30 रुपए आया। वो तो अल्लाह की तरफ से नारियल बड़ा होता रहा था, मैं तो ये तो बीज डाल के चला गया था, तो अल्लाह की तरफ से बड़ा हुआ था। तो वो जो मेरा खर्चा आया, वो खर्चा शायद मेरा कुछ 40-50 रुपए आया होगा। गेटिंग द पॉइंट? हो सकता है फिगर्स आपको अच्छी ना लग रही हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 40-50 रुपए खर्चा मेरा आया हो। तो प्रोड्यूस फ्रॉम लैंड एक्चुअल तो ये है। अब जो नारियल का ऑयल बना है वो मैं डब्बी 500 रुपए की बेच रहा हूं। तो जब 500 रुपए की डब्बी बेच रहा हूं, 40 रुपए मेरा बीज पे और पानी छानी देने पे और इन चीजों पे खर्चा आया था, कुछ सुंडी मार स्प्रे किए होंगे मैंने, तो मेरा प्रॉफिट 500 माइनस 40, 460 का प्रॉफिट है। लॉ मेकर कहते हैं नहीं 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 नहीं, मोहतरम नहीं, आपने बहुत मेहनत की है, आप इतने ज्यादा प्रॉफिट्स पे टैक्स ना दें। आप ऐसा करें, आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना लें, आप फेयर वैल्यू ले लें प्रोड्यूस जो निकली है लैंड से उसकी। हमने कहा वो तो नारियल बाजार में एक 300 रुपए का मिल रहा है, तो हमने 40 रुपए का बनाया था, मेहनत करके हमने बनाया था, अल्लाह ने बनाया था, हमने थोड़ी सी मेहनत की थी बस। वो तो बाजार से 300 का एक नारियल मिल रहा है, कहते हैं ये माइनस करो, कहते हैं 200 का आपका, ये लॉ मेकर इंकरेज करे बात को। तो बोलो सेल में से फिर क्या माइनस करेंगे? फेयर वैल्यू। और क्या माइनस नहीं करेंगे? बीज वगैरह का खर्चा, वो सारा अब इसी के अंदर कवर हो गया, वो अब छोड़ो। डबल तो चीजें माइनस नहीं होंगी, क्या आप बीज का खर्चा दोबारा माइनस कर रहे हो? ये नहीं होगा।
हाँ एक चीज यार और यहाँ माइनस होगी मोहतरम, वो बता दो। वो यार होगी अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वो जो फैक्ट्री में कोई या दूसरे एडमिन सेलिंग के खर्चे हैं वो तो आपके हुआ करेंगे ना, वो तो आप माइनस करेंगे। ये तो वो जो नारियल की परचेज के बदले में ये माइनस हुआ है ना, अब बाकी खर्चे तो एडमिन सेलिंग के बिजनेस के उसी तरह होंगे, वो तो माइनस करेंगे ना आप। तो इस तरह का कोई पैटर्न बना करेगा इनकम फ्रॉम बिजनेस का, इसको हम चलाएंगे। तो अब मैं मूव करता हूं मुकर्रम वाले सवाल पे वापस। बाकी लैंड का पता नहीं उसने क्या किया है। ये मैं आपको नहीं पढ़ा रहा अभी रूल 11 थ्योरी में, समझा तो दिया मैंने रूल 11। ये रूल 11 अगली चीज है। रूल 11, रूल 11 की हेडिंग क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मैंने रॉ मटेरियल अपना बना लिया, नारियल को अपना रॉ मटेरियल बना लिया और उससे फिर ऑयल निकाल रहा हूं। मुकर्रम क्या कर रहा है यार, ये देखते हैं किधर रह गया एक मुकर्रम चैप्टर 19 में। 30 एकड़ लैंड का क्या किया था मैंने 65 में से? इसके लैंड का किराया भी माफ कर दिया था, इसकी बिल्डिंग का, बाकी कितनी लैंड बच गई थी? 35 एकड़। इसका क्या करना है? मुकर्रम इज ऑल्सो रनिंग अ स्मॉल राइस हस्किंग यूनिट। ठीक है, चावल निकलते हैं उसमें से, एक मशीन होती है उसके अंदर आप फसल डालते हो तो चावल निकलते हैं। लेकिन वो याद रखना, ये जो मुंजी की फसल होती है ये चावलों के बगैर भी बिकती है बाजार में। बाजार में चावल ही बेचने जरूरी नहीं होते, फसलें भी बिकती हैं, वो एज इट इज वो चीज बिक जाती है, फिर आप उससे चावल निकालते हैं। लेकिन ये चावल निकालने का काम इसने खुद शुरू कर दिया। मुकर्रम इज ऑल्सो रनिंग अ स्मॉल राइस हस्किंग फैक्ट्री लिखो। अच्छा इसके लिए बताओ, ये जो फैक्ट्री है इसके लिए लैंड, इसके लिए एग्रीकल्चर लैंड जरूरी होगी या इसके लिए लैंड, बिल्डिंग्स वगैरह और बिजली के मीटर वगैरह लगाने जरूरी होंगे? तो मशीनें लगानी पड़ेंगी। स्मॉल राइस हस्किंग यूनिट, यार जरा पॉज करना, चलो रहने दो रहने दो रहने दो। अच्छा राइस हस्किंग यूनिट में आपको दिखाने लगा था यूट्यूब पे, खुद बेशक देख लो। मुकर्रम इज ऑल्सो रनिंग अ स्मॉल राइस हस्किंग यूनिट इन बदीन। सिर्फ राइस हस्किंग यूनिट का लफ्ज लिखोगे आप यूट्यूब पे तो पता चल जाएगा, एक मशीन सी बनी होगी। इन बदीन he uses entire produce, जितनी भी उसकी फसल प्रोड्यूस हो रही है, इन हस्किंग यूनिट, सारी प्रोड्यूस अपनी इस यूनिट में ले आता है, विच इज ग्रोन ऑन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ लैंड। वो जो 35 एकड़ की बात करें ना, तो जो बाकी पोर्शन है उसका क्या करता है, उसे बाजार में बेचता है या उसे अपनी लैंड में ले आता है, अपनी फैक्ट्री में ले आता है? इसको फैक्ट्री लिखो, यूनिट का मतलब फैक्ट्री। Mukarram is also running a small factory. He uses the entire produce in husking unit, which is grown on the remaining portion of land. During the year, he brought 5000 kg of raw rice. Raw rice white वाला नहीं होता, वो फसल के अंदर होता है, उसको अलग करना होता है। He brought 5000 kg of raw rice from his land to unit for husking. तो उसने उधर से जितनी वो मुंजी की फसल थी वो उठा के अपनी मशीनों के पास लाके रख दी कि मैं ही इससे चावल निकाल लूंगा। हालांकि वो एज इट इज भी बेची जा सकती थी बाजार में, लेकिन उसने कहा मैं सफेद वाले चावल भी इससे खुद ही निकालूंगा। बताओ उधर से उधर कितने कितने नारियल लाया? नारियल नहीं लाया, 5000 किलो रॉ चावल लाया है। अभी चावल तो मशीन से बाहर निकलेंगे सही वाले। ही वुड हैव अर्न्ड 2500 पर 40 केजी had he sold it directly to the market। अगर वो मार्केट में बेचता तो मार्केट में मन के चावल 2500 के बिक रहे हैं, रॉ राइस। वैसे नहीं चावल 2500 के मन मिल जाते हैं। यार जरा पॉज करो वीडियो। भाई ये रॉ हस्किंग यूनिट है, ये राइस हस्किंग यूनिट है। तो ये मशीन है और इसके अंदर आप डाल रहे हैं और एंड पे देखते हैं क्या बना है।
पता नहीं यार, मैं घर से वीडियो देख के आता तो पता चलता है एंड पे चावल है, ये पता चले एंड के ऊपर चीनी बन रही हो। ये गंदम लग रही है। ओहो, चलो ठीक है, बहन भाई हैं यार। ये देखो, सेपरेटिंग राइस फ्रॉम पैडी, ये है कोई, ये तो कोई इंडिया का खुल गया यार। चलो छोड़ो यार। अच्छा, तो एक चीज यार बता दो, एक काम मैं कर लेता हूं। ही वुड हैव अर्न 2500 पर, वो कितने लाया है? 5000 केजी। वो जो 35 एकड़ लैंड थी, 35 एकड़ लैंड से माशाल्लाह 5000 केजी क्या निकली थी? रॉ राइस। ही वुड हैव अर्न 2500 पर 40 केजी ऑफ रॉ हैड ही सोल्ड इनटू द मार्केट। बोलो, हमारी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दी है या फेयर वैल्यू दी है? सवाल ने हमारी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ नारियल दी है या फेयर वैल्यू दे दी है? और हमें चाहिए भी क्या है? शुक्र है, हमें चाहिए भी फेयर वैल्यू है। लेकिन एक काम करो, फेयर वैल्यू पर केजी यहां निकाल लो ताकि इस लाइन को मैं काट दूं। 40 किलो रॉ चावल 2500 के हैं, तो 2500 डिवाइड बाय 40 करो। 62.5 ही लिखवाओ। 2500 डिवाइड बाय 40, 62.5 के 62.5 यानी 62.5 रुपए का रॉ चावल मिल रहा है आजकल बाजार में। वैसे सही वाला चावल कितने का है? रॉ नहीं, सफेद वाला 160, 70, 80 का, पता नहीं। अच्छा, तो रॉ चावल कितने का मिल रहा है? 62.5 का। अगर ये मैंने कैलकुलेशन कर लिया तो मैं इसको काट दूं कि 40 किलो रॉ चावल 2500 रुपए का है। लग रहा है गांव में चले गए। 40 किलो रॉ चावल 100, गुड, 2500 रुपए का है। तो फिर 5000 किलो चावल 62.5 को डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर सकेंगे। अब हमारा सवाल अल्लाह का शुक्र आसान हो गया है। अब मैं क्या पढ़ूंगा? ड्यूरिंग द ईयर ही ब्रॉट 5000 केजी ऑफ रॉ चावल फ्रॉम हिज लैंड टू हिज फैक्ट्री। द पर केजी प्राइस इज 62.5 ऑफ रॉ चावल। ये लाइन अब इरेलीवेंट होगी। कंफ्यूज करने के लिए ना उसने मन के एतबार से दे दिए थे। 40 किलो आपको पता है एक मन होता है। हिज सेल्स फ्रॉम द, ये क्या है? हिज सेल्स फ्रॉम राइस हस्किंग यूनिट स्टूड एट 8,60,000। ये जो नारियल का तेल बेचे, ये उस तरह की बात है। ही सेल फ्रॉम राइस हस्किंग यूनिट, फैक्ट्री से तो चावल बिके होंगे ना फिर। ये वो एक्चुअल वाली सेल है। वेयर इज द अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब है अदर बीज वगैरह के खर्चे नहीं, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो बिजनेस के नॉर्मल खर्चे हैं आपके, वो कोई 10,000 फैक्ट्री में हुए हैं। आप बोलो यार, सेल कितनी? ये मुकरम के सवाल में ना इसको कर लेना वर्किंग नंबर जो भी देना होगा। सैलरी की वर्किंग अलग कर लेना, बिजनेस की अलग कर लेना। हालांकि बिजनेस का चैप्टर मैंने आपको करवाया नहीं, बट वर्किंग तो आसान है। P&L बन रहे करेंगे 8,60,000। अच्छा जी, फेयर वैल्यू माइनस करनी है ना प्रोड्यूस की। कितने किलो मैं लाया हूं चावल? अनलकीली वो मुझे चावल की किलो 40 किलो की प्राइस गिवन थी, मैंने 1 किलो की निकाल लिया, तो रुपीज 62.5। जी बताएं। 31 एक बार याद रखना, हो सकता है मेरा एक्चुअल खर्चा लाख रुपया हुआ हो। नारियल वाली मिसाल याद करो। हो सकता है एक्चुअल खर्चा मेरा बीजों वगैरह का और वो सारे फसल सुंडी मार का वो सिर्फ लाख रुपया हुआ हो, लेकिन मुझे लॉ मेकर क्या माइनस करने दे रहा है? फेयर वैल्यू। ये देखो, अब बिग बोनस लॉस आपको पता नहीं परेशान कर दे, बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 10,000। इनकम फ्रॉम बिजनेस, हाँ जी 53, ये मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। नोट कर लें वर्किंग। व्हाइट बोर्ड को सामने रखें जरूर, लेकिन पेज 376 किताब का सामने रखें।
खैर है, आप क्या हो सकता है, क्या करना है? हाँ चलो जी ले आओ, करो यार, उधर अभी नोट कर रहे हैं। चलो ले आओ। हाँ जी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नारियल एज रॉ मटेरियल इन नारियल का तेल, वेयर अ पर्सन हु इज अ कल्टीवेटर, और चौधरी साहब भी अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं, यूजेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यूजेस नारियल एज रॉ मटेरियल इन हिज बिजनेस, आगे लिखो बिजनेस ऑफ सेलिंग कोकोनट ऑयल, कोको नट के स्पेलिंग खुद देख लेना, in his business of selling coconut oil, then business income shall be computed as follows. इधर हेडिंग दो, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इधर हेडिंग दो इनकम फ्रॉम बिजनेस। टोटल इनकम से मुराद लिखो ब्रैकेट में सेल या रेवेन्यू, लेस मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। सही है, मार्केट वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, ये देखो एक्चुअल कॉस्ट जो बीज वगैरह की आई उसे इग्नोर करना, एक्चुअल कॉस्ट लिख के क्रॉस कर सकते हो। अच्छा यार, एक और चीज माइनस करनी होती है, वो देख लो, इसको मैं लाइन को खत्म कर रहा हूं। एक और चीज माइनस करनी होती है, क्या? लेस, वो तो ये तो जीपी निकलेगा ना यहां तक, लेस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर फाइनली नेट प्रॉफिट निकलेगा, जैसे हमने भी किया। अच्छा, एक लाइन लिखी हुई है, ये बच्चे ना अक्सर इसको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। ओनली अबव अमाउंट कैन बी डिडक्टेड, नो अदर एक्सपेंसेस शैल बी अलाउड। बच्चे इसको कंफ्यूज कर देते हैं, इधर देखें, इसका मतलब है ओनली फेयर वैल्यू विल बी डिडक्टेड, नो अदर एक्सपेंसेस विल बी अलाउड। नो अदर एक्सपेंसेस से मुराद है बीज वगैरह का खर्चा, ये तो अलाउड है, ये तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो अदर देन डेट है ना। देखो, बाजार से नारियल खरीदते या अपनी फैक्ट्री से लाते, ये दो ऑप्शंस थी, ये खर्चे तो होने ही होने थे, फैक्ट्री की बिजली वगैरह और वो सारी चीजें तो होनी थी। तो इस लाइन का मतलब जरा देखो क्या, सोचो, ओनली अबव अमाउंट कैन बी डिडक्टेड। अब मैं किताब की उसकी तरफ वापस आ जाता हूं, जो किताब में आईकैप ने लिखा हुआ था, ताकि मैं उसकी तरह हूं। ओनली मार्केट वैल्यू विल बी डिडक्टेड, एंड देखो एक्चुअल खर्चे बीज वगैरह के विल नॉट बी अलाउड। अब समझ आई मेरी बात? ओनली अबव से मुराद है फेयर वैल्यू, ओनली फेयर वैल्यू कैन बी डिडक्टेड, नो अदर एक्सपेंसेस। नो अदर एक्सपेंसेस कौन से? सीड एटसेट्रा, सुंडी मार स्प्रे, ये खर्चे अलाउड नहीं होंगे। क्लियर?
अच्छा जी, आखिरी मिसाल यार, न्यूमेरिकली तो समझ आ गई ना बात। ये तो उसने ऐसी थ्योरी में जरा घुमाया हुआ था हमें। न्यूमेरिकली तो समझ आ गई ना बात कि फेयर वैल्यू माइनस होगी, एक्चुअल सीड वगैरह का खर्चा माइनस नहीं होगा जो जमीन पे हो रहा है। हाँ, फैक्ट्री में जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो तो माइनस होंगे। आगे चलो, आगे यार थोड़ी सी गाइडेंस है कि मार्केट वैल्यू कैसे निकलती है। तो उसमें जो फसलें हैं ना वो दो किस्म की हैं। उसमें द मार्केट वैल्यू शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। मार्केट वैल्यू ऐसे निकलेगी, इफ प्रोड्यूस इज सोल्ड इन मार्केट, अगर प्रोड्यूस मार्केट में बिकती है तो फिर मार्केट प्राइस एट द टाइम इट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन पर्सन बिजनेस। तो सादा सी बात, अगर वो चीज बाजार में बिकती है, अगर वो जो रॉ फॉर्म में चावल हैं अगर वो बाजार में बिक जाते हैं तो फिर तुम्हें परेशान होने की जरूरत ही नहीं। आप बाजार में जाके पता चला लो वो रॉ फॉर्म में चावल कितने के बिक रहे हैं जी, वो तो 62.5 के रॉ चावल बिकते हैं, तो वो मार्केट वैल्यू यहां यूज कर लो। तो इस केस में ये जो मुकर्रम वाला सवाल है, इस केस में ये अवेलेबल थी। अच्छा यार, कोई ऐसी फसल हो सकती है, आगे ना बढ़ो अभी, ये छोड़ दो, इसने ऐसी कहानी सुनाई हुई है। इफ प्रोड्यूस इज सोल्ड इन मार्केट, अंडरलाइन कर लो, इफ प्रोड्यूस इज सोल्ड इन मार्केट, अगर चीज बाजार में बिकती है तो उसकी फेयर वैल्यू कैसे निकलेगी? द मार्केट प्राइस एट द टाइम इट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन बिजनेस। जिस दिन बिजनेस मिला है उस दिन की मार्केट प्राइस, ईयर एंड की नहीं। इन अदर केस का क्या मुराद है? इफ प्रोड्यूस इज नॉट सोल्ड इन मार्केट, इफ प्रोड्यूस इज नॉट सोल्ड इन मार्केट, बोलो बोलो, इन अदर केस का क्या मतलब है? इफ प्रोड्यूस नॉट सोल्ड इन मार्केट, मार्केट से मुराद लिखो लोकल मार्केट, यानी वो बिल्कुल जिस मार्केट में आप बैठे हैं। इफ प्रोड्यूस इज नॉट सोल्ड इन लोकल मार्केट, अगर वो मार्केट में उसकी प्राइस लग ही नहीं रही, फिर क्या करेंगे? फिर सुन लो यार, कोई ऐसी फसल, ऐसा बीज, ऐसे पत्ते, ऐसी जड़ी बूटियां, ऐसी कोई चीज हो सकती है जो कोई पाकिस्तान का बंदा बाहर के मुल्क से ले आए और अपने इलाके में सैंपल बेस पे काश्त कर ले और वो फल भी दे जाए और मार्केट में बाकी लोगों के पास वो पत्ते, वो जड़ी बूटियां, वो चीजें ना हो, तो वो मार्केट में जाए और जाके पता चलाए यार ये कितने की है, तो वो लोग कहें यार ये तो हमने देखी नहीं, पता नहीं आप किस शहर से कहां से लाए हैं और क्या आपने कारनामा किया है। तो इफ प्रोड्यूस इज नॉट सोल्ड इन लोकल मार्केट, अब वो बंदा फेयर वैल्यू कैसे निकाले? बाद में वो उस प्रोड्यूस को अपनी फैक्ट्री में डाल दिया उसने, और उस पत्तों को फैक्ट्री में डाल के आगे कोई ऑयल शॉयल जो भी चीजें, कुछ दवाइयां बना रहा है, अब वो बेचारा कैसे फेयर वैल्यू निकाले? प्रोड्यूस इज नॉट सोल्ड इन मार्केट, मार्केट में लेके फिर रहे लोग कह रहे हैं यार ये तूने खुद ही पत्ते होते उगाए हैं, कर इनका, वरना ले हम फेंक देते हैं इधर, पत्तों का हमने क्या करना है। अब वो बेचारा कैसे उसकी फेयर वैल्यू लगाए यार? अब ये नहीं कि बाहर के मुल्क से लगवा लें और ये करें वो करें, लेकिन स्टैंडर्ड कहते हैं चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं। लॉ मेकर कहते हैं सादा सी बात आपको बता दूं, फिर वो बंदा ना उस चीज पे वापस आ जाए जिस चीज पे हम उसे लाना नहीं चाह रहे थे। वो किस चीज पे वापस आ जाए? वो बीज का खर्चा जमा करे, वो जो पानी लगाने का अगर कोई बिल पे किया है वो खर्चा पे करे, किसानों को कोई पैसे दिए हैं वो कर दे, कोई सुंडी मार स्प्रे का खर्चा है वो जमा कर दे, और जो अगर लैंड का किराया बनता है उस जगह का, चाहे उसकी लैंड अपनी भी हो, चाहे उसकी लैंड अपनी भी हो,
तो लैंड का जो जगह का किराया बनता है उस जमीन का, वो डाल डूल के ना खर्चे ये अपने बन गए। ये खर्चे नहीं होंगे असल में, कहता है यही इसकी फेयर वैल्यू ज्यूम कर ली जाएगी। मजबूरी है ना, तो मेरे ख्याल से वापस कॉस्ट की तरफ स्विच कर गया है। ये तो कॉस्ट ही होगी ना, फिर उसी को फिर फेयर वैल्यू लेंगे। तो बताओ जिस चीज की मार्केट वैल्यू ना अवेलेबल हो उस चीज की मार्केट वैल्यू कैसे निकाल लें? उसका जो एक्चुअल खर्चा है वही उसकी मार्केट वैल्यू होगी। लेकिन एक चीज उसमें ऐड कर लेना, लैंड का जो किराया है वो भी ऐड कर लेना। मार्केट प्राइस इज सम ऑफ, अब ये ज्यूम किया जा रहा है, ये मार्केट प्राइस नहीं होगी वैसे, मार्केट प्राइस इज सम ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन। ये लिखो, एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन की एग्जांपल्स दो। सीड का खर्चा, वाटरिंग का खर्चा, सुंडी मार स्प्रे का खर्चा, एंड द लैंड रेंट पेड फॉर द एरिया इन विच प्रोड्यूस इज ग्रोन। ये मार्केट वैल्यू अज्यूम की है या ये मार्केट वैल्यू हकीकत में होगी, बाजार में ये कीमत होगी? अज्यूम किया। तो मुझे तो वही लगता है कॉस्ट मॉडल की तरफ वापस आ गया है। इंट्रो पढ़ी भी कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल टाइप, तो ये कॉस्ट की तरफ वापस आ गया है जहां हम लेके नहीं जाना चाह रहे थे। अच्छा, ये बंदा ये सवाल पेपर में नहीं आया कभी, और ना कोई आने का चांस है इतना कि मार्केट में नहीं मिल रही उस चीज की प्राइस। लेकिन अगर ऐसा सवाल आ जाए फिर फेयर वैल्यू गिवन ही नहीं होगी यार, पेपर में कंफ्यूजन ही नहीं होनी हमें। हाँ वो मैं बात कर रहा हूं, फिर फेयर वैल्यू गिवन ही नहीं होगी, फिर हमें वो सवाल में खर्चे देगा और हम उन खर्चों को जमा करके ये फिगर लिख लेंगे। लेकिन फिलहाल क्या करना है, जो हमारे सवाल चल रहे होंगे उनमें फेयर वैल्यू लिया करनी है, और अगर खुदा ना खास्ता सीड कॉस्ट और वाटरिंग का खर्चा दे दे तो वो इग्नोर किया करना है। ये भी लिख लो जरा। लेकिन जो हमारे सवाल होंगे, हमारे सवालों में तो आमतौर पर फेयर वैल्यू दी होगी ना, अगर फेयर वैल्यू के साथ खुदा ना खास्ता सीड कॉस्ट और वो दे दे तो उनको क्या करना है? इग्नोर करना है। इसी न्यूमेरिकल के बेशक मुकर्रम वाले के साथ लिख लो। बता दो यार, अब चीजें, टाइम भी खत्म हो रहा है, बता दो चीजें बाजार में कितने किस्म की हैं? 2 किस्म। एक वो जिसकी मार्केट वैल्यू लगती है, तो उनकी मार्केट वैल्यू कैसे लगवाएं? द मार्केट प्राइस। जिसकी मार्केट वैल्यू बाजार में नहीं लगती उनके एक्चुअल खर्चे जमा कर लें। ये लाइन पढ़ लो, ये क्या लिखी हुई है। अगर बाजार में बिकती है इन इट्स रॉ स्टेट, बहुत ही अच्छा है, तो ठीक है। अगर रॉ स्टेट में नहीं बिकती तो वो जो आम तौर पे प्रोसेस लगता है, जैसे अखरोट होता है, तो उसकी मार्केट प्राइस वो ग्रीन पत्ते के साथ तो कोई नहीं है, लेकिन वो उतार लें तो वो तो ऑर्डिनरी प्रोसेस है ना। तो वही जो ऊपर बात, एनी प्रोसेस आमतौर पे एम्प्लॉयड ताकि इस काबिल हो जाए वो बाजार जा सके। तो किसी भी सूरत में अगर उसकी मार्केट प्राइस लग रही है तो लगवाओ और खत्म बात। ठीक है। ये सवाल कर सकते हैं हम। चलो इसकी ना पास पेपर कल की क्लास के बाद में एक छोटा सा क्लिप अटैच करूंगा, उसमें कर लेंगे, इसकी और रिवीजन कर लेंगे। फिलहाल काफी है। अब आपको होमवर्क में कौन सा सवाल हो गया? मुकर्रम। मुकर्रम, ठीक है। ओवर जी, क्लोज करें।